Good morning, students. Welcome in online classes. Student, today our topic is conservation of coal and petroleum. Student देखिएगा, कंजर्वेशन ऑफ मैन नेचुरल रिसोर्सेज, तो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर अपना जो है कोल और पेट्रोलियम भी आएगा, क्योंकि ये भी नेचर से ही प्रोवाइड होता है अपने को और ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल है, इसलिए इसको अपन नेचुरल रिसोर्सेज कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको भी अपने को जो है प्रॉपर ढंग से इसको मैनेज करना पड़ेगा और इसका जुडिशियली यूज़ करना ज़रूरी है, तभी जाके जो है इसको अपन बचा पाएंगे, अदरवाइज़ जो है ये कुछ ही टाइम में जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो कोल इज़ अ सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड। कोल क्या है? एक सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका यूज़ करते हैं, विच यूज एज फ्यूल के रूप में इसका यूज़ करेंगे। एंड मैन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कोल यानी कोयला। नियर अबाउट 35 to 40% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, यानी 35 to 40% जो है टोटल एनर्जी जो है अपन जो कंज्यूम कर रहे हैं या जो यूज़ हो रही है एनर्जी जिसके द्वारा प्रोड्यूस हो रही है, तो उसमें कोल से जो है 35 से 40% ऑब्टेन होती है। तो क्वांटिटी ऑफ कार्बन इज़ डिफरेंट इन वेरियस टाइप ऑफ कोल। अब देखिएगा, जो क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कार्बन की, अगर टाइप्स ऑफ कोल जो अलग अलग टाइप्स के कोल्स के अंदर जो है इसकी क्वांटिटी जो है वो डिफरेंट होगी। फ्रॉम कोल अदर कंबस्टिबल मैटर इज ऑब्टेन। अब इस कोल से ही जो है दूसरे कंबस्टिबल मैटर जो है वो ऑब्टेंड होते हैं। कोल इज़ द रिजल्ट ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। कोल जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है एक तरह से, और ये जो है एक्चुअली कैसे बनी है इसको समझते हैं। इसके अंदर बिफोर अराउंड 30 करोड़ ईयर्स, यानी 30 करोड़ साल पहले, लैंड वॉज फिल्ड विद द ट्रीज, यानी लगभग जो है 30 करोड़ साल पहले अर्थ के ऊपर बहुत सारे जो है ट्रीज हुआ करते थे, डेंस फॉरेस्ट या फिर हुआ करते थे, और वाटर बॉडीज थी। वेजिटेशन यानी जो प्लांट्स जो थे या फॉरेस्ट जो थे वो फेल इन वाटर, पानी के अंदर समा गए, और कवर्ड डीप बीनीथ द लैंड, और ये ज़मीन के नीचे दब गए ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी लंबे टाइम तक ये दबे रहे। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से दीज डिकेड प्लांट्स गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ये जो डिकेड प्लांट थे ये कन्वर्ट हो गए कोल में। ठीक है, तो कोल हैज़ मेनली कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट। तो कोल जो है इसके अंदर क्या है? मेनली इसके कार्बन और इसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो कोल के अंदर देखिएगा कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये कंपाउंड या फिर ये जो है कंपाउंड्स भी, कंपोनेंट भी इसके अंदर मेनली होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन द फॉस्फोरस, इसके अलावा इसके अंदर फॉस्फोरस और सम इनऑर्गेनिक कंपाउंड इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रेटेड कार्बन क्वांटिटी, यानी इनके अंदर जो हाइड्रेटेड कार्बन की क्वांटिटी अगर अपन बात करें तो कोल को जो अपन डिवाइड कर सकते हैं इसके कार्बन क्वांटिटी के बेसिस पे 4 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरीज है। एक फर्स्ट है एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पिट। ठीक है, तो इनके अंदर देखिएगा एंथ्रासाइट 98%, बिटुमिनस 78 to 86%, लिग्नाइट 28 to 30% है, और पिट जो है 27% कार्बन इसके अंदर जो होगा हाइड्रेटेड कार्बन है। अब देखिए विदाउट द प्रेशर ऑफ एयर व्हेन कोल इज हीटेड, जब कोल को जो है बिना प्रेशर के जो हीट किया जाता है 1000 to 1400 डिग्री सेल्सियस पे, देन बिटुमिन कोल गैस एंड अमोनिया आर ऑब्टेन। तो अपने को जो है ये कोल गैस है, अमोनिया है, और ऑब्टेन होते हैं अपने को। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, यानी जो है विदाउट प्रेशर अगर अपन हीट करें हाई टेम्परेचर पे कोल को, तो इसको अपन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल बोलते हैं। इंडिया के अंदर जो मेनली कोल जो है वो आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट पेट्रोलियम की बात करते हैं अपन।
तो पेट्रोलियम भी एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है एनर्जी का। तो पेट्रोलियम वेरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल विच इज़ वेरी मच यूज इन आवर डेली लाइफ, जिसका बहुत सारा यूज़ होता है अपनी डेली लाइफ के अंदर। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉसिल फ्यूल। तो ये भी एक क्या है, फॉसिल फ्यूल है, जस्ट एज अ कोल, यानी कोल के जैसे ये फॉसिल फ्यूल है। और इट इज़ ऑल्सो मेड ड्यू टू वेजिटेशन एंड डेड एनिमल्स। तो ये भी किससे बना है, वेजिटेशंस यानी प्लांट्स या फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज है उसके, और एनिमल्स जो डेड एनिमल्स क्रस्ट अंडर द लैंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये भी क्या हुए, लैंड के अंदर जो है वो दब गए बहुत पहले। और दिस डेड एंड क्रस्ट प्लांट्स वर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम। तो ये डेड और जो क्रस्ट प्लांट थे ये ज़मीन के नीचे दबने की वजह से ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गए इन पेट्रोलियम की फॉर्म में, है ना। और ऑयल फाउंड इन द नेचुरल फॉर्म इज़ नोन एज क्रूड ऑयल। इसके अलावा जो ऑयल नेचुरल फॉर्म के अंदर मिलता है उसको अपन बोलते हैं क्रूड ऑयल, ठीक है, या अनप्यूरिफाइड या रॉक ऑयल बोलेंगे। तो ये जो रॉक ऑयल होता है इसको ब्लैक, ये जो ब्लैक कलर के अंदर होगा, और कंसनट्रेटेड ऑयल होता है विच कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट, इसके अंदर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। इट इज़ सेपरेटेड बाय डिफ्लिगमेशंस मेथड। तो इसको सेपरेट किया जाता है डिफ्लिगमेशन मेथड्स बाय डिफ्लिगमेशन, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैसेस, वैसलिन एंड लुब्रिकेंट्स etc आर ऑब्टेन। तो इस मेथड के द्वारा जो है हम जो है जो रॉक ऑयल है इससे अपने को पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेचुरल गैस, ठीक है, वैसलिन, ये सारे जो है लुब्रिकेंट्स ये सारे ऑब्टेन होते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम जो है बोथ आर फॉसिल फ्यूल, ये दोनों क्या है, फॉसिल फ्यूल है विच आर नॉन रिन्यूएबल। ये नॉन रिन्यूएबल है, ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड, यानी ये कहाँ से ऑब्टेन होता है, आपको लैंड से ही ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट, इन देयर फॉर्मेशन इट टुक हंड्रेड्स ऑफ ईयर। अब ये जो कोल या पेट्रोलियम को बनने के अंदर जो है कई सैकड़ों साल लगते हैं। एंड इट इज़ लिमिटेड इन क्वांटिटी फाउंड इन द नेचर। इनकी जो क्वांटिटी की बात करें तो ये नेचर के अंदर लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर है। अगर देखिएगा ह्यूमन बीइंग जो है इसको प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं करें या साइंटिफिक या प्लान्ड मैनर से यूज़ नहीं करेंगे तो दे विल बिकम एक्सटिंक्ट इन फ्यूचर। तो ये बहुत ही जल्दी क्या हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। देयरफॉर दिस वुड बी यूज इन वेरी सेंसिबल एंड जुडिशियस मैनर। इसलिए इनको जो है बहुत ही सेंसिबल और जुडिशियस मैनर के अंदर इसका यूज़ करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस वी शुड यूज़ द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। इसके अलावा भी अपने को जो है वो नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज का भी जो है यूज़ करना पड़ेगा। नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कि एयर हो गया, लाइट, वाटर, ये सब जो है नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, ठीक है। यानी ये जो है काफ़ी अनलिमिटेड अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। दीज आर अवेलेबल इन द अबंडेंस इन द नेचर। तो ये नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है। बायोगैस कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नेचुरल गैसेस। तो बायोगैस का भी यूज़ कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ नेचुरल गैस की जगह, यानी जो पेट्रोलियम के साथ में अपने को जो गैस मिल रही है वो नेचुरल गैस है, तो उसकी जगह पे बायोगैस यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस यानी जो काऊ डंग से जो प्रोड्यूस होती है, मिथेन होती है मेनली उसके अंदर। इसके अलावा बायोडीजल जो है वो कुछ प्लांट से ऑब्टेन होता है, तो ऑर्गेनिक सोर्स है एंड इज़ अ इक्विवेलेंट फ्यूल एज अ डीजल। तो ये बायोडीजल जो है वो डीजल के इक्विवेलेंट ही फ्यूल होता है और इट इज़ मेड फ्रॉम 100% रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये जो है 100% रिन्यूएबल सोर्सेज है, प्लांट से मिलेगा तो वापस जो है प्लांट जो है वो के अंदर मेनली जो फ्रूट से मिलता है तो ये फ्रूट्स वापस आते रहते हैं। ट्रेडिशनल डीजल इंजन कैन बी रन विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो ये जो बायोडीजल है इसके द्वारा जो ट्रेडिशनल जो इंजन है आपके व्हीकल्स के वो बिना मॉडिफिकेशन के भी इसके अंदर ये बायोडीजल यूज़ हो सकता है। इट कैन बी ए गुड एंड क्लीन ऑप्शन फॉर अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल फ्यूल। तो ये एक अच्छा और क्लीन ऑप्शन है, पॉल्यूशन कम होगा, अल्टरनेटिव ऑप्शन है ट्रेडिशनल फ्यूल का एंड इज़ अ नॉन टॉक्सिक।
इसके अलावा ये नॉन टॉक्सिक है एंड लेस हार्मफुल फॉर क्रिएचर, और हार्मफुल भी ज़्यादा नहीं है लिविंग बींग्स के लिए, इन्वायरमेंट लाइक अदर फॉसिल फ्यूल। ठीक है, तो दूसरे फॉसिल फ्यूल के जैसे ये ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता। राजस्थान गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूट बायोफ्यूल मिशन, तो एक राजस्थान गवर्नमेंट ने बनाया है एक बायोफ्यूल मिशन एंड बायोफ्यूल अथॉरिटी फॉर एनकरेजिंग कॉमर्शियल फार्मिंग और बायोडीजल, यानी बायोडीजल के जो कॉमर्शियल फार्मिंग के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं अगला। तो सस्टेनेबल यानी जो लंबे टाइम तक चले ऐसा डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। एनी रिसोर्सेज शुड बी यूज केयरफुली इन अ सच ए मैनर दैट अलॉन्ग विथ अस आवर फ्यूचर जनरेशन में ऑल्सो यूज देम, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अगर अपन केयरफुली और सही ढंग से यूज़ करें तो अपने आने वाली जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके। तो वी शुड इंश्योर दैट फ्यूचर जनरेशन विल गेट एक्सेस टू दोज रिसोर्सेज। तो हमारे को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अपने आने वाली जनरेशन भी जो है इन नेचुरल रिसोर्सेज का जो है यूज कर सके, तो इसलिए अपने को उसको सोच समझ के सही से यूज़ करना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन जो है पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए लोगों का क्या रोल रहा है या उनका क्या भागीदारी रही है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो मैन इज द सोशल एनिमल है। एवरी सोसाइटी नीड्स अ क्लीन इन्वायरमेंट, और हर एक सोसाइटियों को एक क्लीन इन्वायरमेंट चाहिए, बिकॉज हेल्थ एंड ह्यूमन लाइफ आर जॉइंड विथ क्लीन इन्वायरमेंट। क्योंकि अगर इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा तो हेल्थ और ह्यूमन लाइफ है वो भी सही रहेगी, क्योंकि ये क्लीन इन्वायरमेंट के साथ में ही जुड़ी हुई है। टुडे द डेवलपमेंट इज़ द मेन रीज़न ऑफ द डिस्ट्रक्शन। अब आजकल जो है फॉरेस्ट का या फिर जो इन्वायरमेंट के पॉल्यूशन होने का मेन रीज़न है वो डेवलपमेंट है, विच अफेक्ट द ऑल कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट के सारे कंपोनेंट्स जो है वो अफेक्ट होते हैं। ऑल्दो द वाटर, एयर, लैंड ऑल हैव बिकम पॉल्यूटेड, यानी एयर, वाटर, लैंड ये सभी क्या हो जाते हैं, पॉल्यूट हो जाते हैं। येट द ह्यूमन एक्सप्लॉइटिव एंड द इनसेंसिबल एक्टिविटी स्टिल कंटिन्यू, फिर भी जो है ह्यूमन बींग की जो है एक्सप्लॉइटेटिव जो है यानी बहुत ज़्यादा यूज़ करने की और इनसेंसिबल जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू है। इस वजह से द बैलेंस बिटवीन सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट हैज़ ऑलमोस्ट एंडेड। इस वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, इन्वायरमेंट और जो के साथ में वो पूरा इम्बैलेंस हो चुका है या ख़त्म हो चुका है। इन्वायरमेंटलिस्ट आर कंटिन्यूसली वार्मिंग, इन्वायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविद जो है वो कंटिन्यू चेतावनी दे रहे हैं कि इफ़ द नेचुरल रिसोर्सेज कंटिन्यू टू बी एक्सप्लॉइटेड, अगर नेचुरल रिसोर्सेज को इस ढंग से ही अगर अपन कंटिन्यू एक्सप्लॉइट यानी इसका यूज़ करते रहे इन अ सच दिस कॉन्टेक्ट, तो फ्यू इन दिस वे देन वी विल हैव टू फेस द सीरियस प्रॉब्लम। तो ये चेतावनी दी गई है पर्यावरणविदों के द्वारा, अगर अपन इसी ढंग से नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर कोई सीरियस प्रॉब्लम अपने को इन्वायरमेंट के साथ में फेस करने को मिलेगी और इकोलॉजी के साथ में भी बहुत बड़ा जो है कॉन्फ्लिक्ट यार अपने को टक्कर देखने को मिलेगी। इवन आफ्टर ऑल दिस इन दिस कॉन्टेक्ट द फ्यू एक्सपेरिमेंट्स एंड पब्लिक मूवमेंट्स हैव बीन सक्सेसफुल। अब इस से संबंधित यानी इन्वायरमेंट को बचाने के संबंधित कुछ पब्लिक मूवमेंट जो है, कुछ आंदोलन जो है वो चलाए गए और जो सक्सेसफुल भी हुए, विच प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन द क्रिएटिंग बैलेंस बिटवीन इन्वायरमेंट एंड। नेक्स्ट लेते अपन चिपको मूवमेंट। तो स्टूडेंट देखिएगा चिपको मूवमेंट जो है वो मेनली एक प्रोग्रेसिव स्टेप है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, यानी ये जो चिपको मूवमेंट है ये एक फॉरेस्ट को बचाने के लिए चलाया गया आंदोलन है और द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट इज़ टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। इस का जो मेन एम है वो है प्रिवेंट करना डिफॉरेस्टेशन, यानी फॉरेस्ट को बचाना है। और ये मूवमेंट जो है स्टार्टेड फ्रॉम द राजस्थान
जोधपुर डिस्ट्रिक्ट से, एंड खेजरली विलेज से स्टार्ट हुआ था, वेयर along with the Amrita Devi 363 people of Vishnoi community has sacrificed their lives for protecting the cutting of trees। तो इसके अंदर जो है 363 पीपल्स जो है वो ने अपना सेक्रीफाइस करा, बलिदान दिया विश्नोई कम्युनिटीज़ के लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए। तो इसके पीछे की जो पूरी कहानी ये है कि इन 1730 के अंदर एडी के अंदर एक बार राजा को जो है महल बनाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो उनके जो सोल्जर थे वो खेजड़ली गांव में गए और हाथों में कुल्हाड़ियाँ लेकर और वहाँ से पेड़ काटना शुरू करा। तो पेड़ों के काटने की आवाज़ सुनकर अमृता देवी और उसके साथ में उनकी जो 3 बेटियाँ थी वो वहाँ पे पहुँची और उन्होंने जो उन सोल्जर से रिक्वेस्ट करी कि पेड़ों को ना काटें, लेकिन उन सैनिकों ने, सोल्जरों ने एक भी नहीं सुनी उनकी। तो अमृता देवी और उनकी तीनों डॉटर्स जो थी, लड़कियां थी, उन्होंने पेड़ों से लिपट कर खड़ी हो गई। तो राजा के जो सैनिक थे उन्होंने उनको उनके साथ ही काट डाला। ठीक है, तो ये जो खबर थी वो कुछ ही पल के अंदर जो है आसपास के गांवों में भी जो है जंगल की आग की तरह फैल गई और लोग जो हैं वो वहाँ पे जो है आना इकट्ठा हो गए और सारे पेड़ों से लिपटना शुरू कर दिए। एंड उन्होंने भी जो है अपनी ज़िंदगी का, लाइफ का जो है बलिदान दिया। सो टू प्रोटेक्ट द ट्रीज 363 पीपल जो है वो सेक्रीफाइस हो गए, यानी 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। टुडे ऑल्सो विश्नोई कम्युनिटीज़ इज़ द कमिटेड टू प्रोटेक्ट द ट्रीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। तो आज भी जो विश्नोई कम्युनिटीज़ हैं वो कमिटेड हैं इन पेड़ों को या वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। आफ्टर खेजरली इन द ईयर 1973, इसके बाद में खेजरली के बाद में एक और आंदोलन चला 1973 के अंदर। तो वुमेन्स ऑफ उत्तराखंड रैन द चिपको मूवमेंट, यानी उत्तराखंड के अंदर भी इसी नाम से एक मूवमेंट चलाया गया। दिस मूवमेंट कंटिन्यूड फॉर 8 years, तो ये 8 साल तक कंटिन्यू चला। तो 1981 के अंदर जो है गवर्नमेंट ने वहाँ पे फॉरेस्ट को हाइट पे, यानी 1000 मीटर से ऊपर की हाइट पे जो है फॉरेस्ट को कट करने को ऊपर जो है वो रोक लगा दी। तो ये इसी मूवमेंट का ही जो है वो परिणाम था। आफ्टर खेजरली सेक्रीफाइस दिस मूवमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट बाय द सुंदरलाल बहुगुणा। इसके बाद में ये मूवमेंट जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया। ठीक है, सिमिलरली द सेम काइंड ऑफ मूवमेंट हैज़ बीन रन इन द कर्नाटका। इसके बाद में जो है ये इसी तरह का एक मूवमेंट जो है कर्नाटका के अंदर भी चलाया गया अपिको के नाम से। तो ये कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर है। इसका मीनिंग भी जो है टू अम्ब्रेंस, यानी लिपटना होता है। खेजरली सेक्रीफाइस इज़ द रिगार्डेड एज द आइडियल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रीज टिल टुडे। तो खेजरली का जो सेक्रीफाइस है वो एक आइडियल सेक्रीफाइस है पेड़ों को बचाने के लिए आज भी। पीपल रिमेंबर दिस एंड टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। लोग इसको याद करते हैं और इससे प्रेरणा लेते हैं पेड़ों को बचाने की। खेजड़ी का ट्री के बारे में बात करते हैं। तो खेजड़ी का जो ट्री है इसको कल्प वृक्ष ऑफ थार डेजर्ट भी कहा जाता है, या राजस्थान का कल्प वृक्ष के नाम से जानते हैं, और विच इज़ फेमस फॉर सागवान, यानी इसकी जो लकड़ी है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड द प्राइड ऑफ राजस्थान भी इसको बोलते हैं, और इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस सेनेरिया। ठीक है, इन 1983 खेजड़ी ट्री वॉज डिक्लेयर्ड एज द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान का जो स्टेट ट्री के रूप में इसको डिक्लेयर किया गया 1983 के अंदर। अब स्टूडेंट देखिएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। तो क्वेश्चन है आपका, राइट एन एसे ऑन चिपको मूवमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 लॉन्ग का। तो इसके अंदर चिपको मूवमेंट के बारे में ऐसे लिखना। तो आपको ये चिपको मूवमेंट दिया है यहाँ पे, अपने अभी पढ़ा। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे इसके अंदर चिपको मूवमेंट, और इसके अंदर पूरा ये चिपको मूवमेंट खेजड़ी वाला, इसके अलावा जो है ये उत्तराखंड का भी अपन इसके अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ तक जो है अपन लिखेंगे चिपको मूवमेंट के बारे में। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये आपका होमवर्क हो गया। थैंक यू।